हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे हमारा बाल विकास की क्लास है, इसके पहले हमने जो है बाल विकास की कई कक्षाएं जो है वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें हम जो है शुरुआत अधिगम के सिद्धांत से किए हैं, लर्निंग से किए हैं। तो उसमें हमने जो है लर्निंग का एक परिचय प्राप्त कर लिया है और जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए उसका वर्गीकरण कर लिया, क्लासिफिकेशन कर दिया है। उसके बाद हम जो है पहला नियम जो है, पहला सिद्धांत जो है थार्नडाइक के नियम को जो है हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले पार्ट 1 हम थार्नडाइक का पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 जो है पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 है, अगर पार्ट 1 आप नहीं पढ़ें तो पार्ट 2 पढ़ने के बाद ही पढ़िएगा, तब ये जो है ज़्यादा समझ में आएगा। पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको आप एक बार देख लीजिए, तब जाके इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर से आप जो है समझ पाएंगे। क्योंकि बिल्ली का प्रयोग जो उसमें दिया गया है वो हम देख चुके हैं पहले पार्ट में। अब यहाँ जो सीखने का नियम थार्नडाइक द्वारा दिया जाता है, उसी के बारे में हम मुख्य रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसको चर्चा करने के लिए पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, इनका उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, चूँकि उसी पे पूरा ये आधारित है। अगर उसको हम नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहले समझ लेते हैं कि इनका एसआर बांड क्या है। तो जैसे उसमें बिल्ली में प्रयोग इन्होंने किया, पिंजरे में बंद करके बाहर जो है तस्तरी में भोजन रख के इनका प्रयोग किया गया। तो एक परिचय ले लेते हैं, उद्दीपन और अनुक्रिया है क्या। वास्तव में देखा जाए तो जो बिल्ली को पिंजरे में बंद करते हैं, बिल्ली को पिंजरे में बंद करते हैं, यहाँ जो है तस्तरी में क्या रखा जाता है, भोजन। यहाँ भूखी बिल्ली है, थोड़ा सा इसको शार्ट में देख लेंगे बस। तो भूखी बिल्ली है, यहाँ जो है भोजन इसमें रखा है, यहाँ इसका जो है लीवर है, खटका। तो इसमें हम पूरा प्रयोग की चर्चा नहीं करेंगे, केवल क्या स्टिमुलस है और क्या जो है इसका अनुक्रिया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भूखी बिल्ली हो गई, क्या हो गई, भूखी बिल्ली और भोजन। भूखी बिल्ली और भोजन, ये क्या है, इसमें स्टिमुलस का कार्य कर रहे हैं, उद्दीपन का, उद्दीपन या स्टिमुलस का काम कर रहे हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलस यस काम कर रहे हैं। अब दूसरा चीज आता है कि अनुक्रिया क्या है उसमें। अनुक्रिया, बिल्ली, अनुक्रिया क्या है इसको समझ लीजिए। बिल्ली अब जो भोजन प्राप्त करने के लिए बिल्ली पिंजड़े में क्या करेगी, उछल कूद करेगी, पिंजड़े को जो है हिलाएगी ना, सलाखों को पकड़ के झकझोरेगी, इधर उधर दौड़ेगी और जो है लीवर को दबाएगी, फिर जाके भोजन प्राप्त करेगी। इतनी प्रक्रियाएं अनुक्रियाएं हैं, इसी को रिस्पांस कहा जाता है, या इसी को क्या कह दिया जाता है, आर है। आर का मतलब समझ में आया। जो पूरी प्रक्रियाएं पिंजड़े को लीवर खोलने के लिए कर रही हो, क्या है, अनुक्रिया है। बिल्ली क्या कर रही है, उसकी अनुक्रिया कर रही है, पिंजड़े की इधर उधर घूम रही है, सलाखें पकड़ के झकझोर रही है, फिर लीवर दबा रही है। प्रयास की एक बार, मान लीजिए 2-3 बार में दबा पाई है, उसको समझ पाई है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, अनुक्रिया है। अर्थात यह सार का बांड जो है बन रहा है। जो भोजन प्राप्त कर लेगी तो यह सार का बांड जो है बन जाएगा, अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया का क्या होगा, बांड बन जाएगा। उद्दीपन और अनुक्रिया का यह जो है बंधन बन जाता है। इसीलिए इसको जो है संबंधवाद या बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इतना अगर समझ लेंगे तो पूरा जो उनका सीखने का नियम दिया गया सब इसी पे आधारित है। बार बार ये सार जो है बांड मजबूत होगा तो ये होगा, बाद कमजोर होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो पूरा किस पर आधारित है, यस आर बांड पे। ये आया कहाँ से, भूखी बिल्ली हो गई, भोजन हो गया, एक किस में आएगा, स्टिमुलस है, इसके लिए उद्दीपन है। और जो भोजन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया, सलाखें हिलाने का काम, उसमें उछल कूद करने का काम, लीवर दबाने का काम, ये किस में आएगा, ये पूरी तरीके से जो है अनुक्रिया है बिल्ली की। तो इतना हम एसआर बांड अगर समझ गए होंगे तो अब हम जो है आगे पढ़ सकते हैं आराम से, जो है कि इनके नियम इन्होंने क्या दिए। इसी पूरे एसआर बांड के आधार पर ही इन्होंने अपना पूरा जो है नियम दिया है। तो हम जो है अब एक एक नियम जो है इनका जो है अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने नियम कैसे दिए, कितने दिए उसको देख लीजिए। 3 प्रमुख नियम है इनके, कितने, 3 प्रमुख नियम है। अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है। 3 नियम है प्रमुख नियम जिनको कहा जाता है। फिर जो है
5 इनके गौण नियम हैं। पहला जो है बहुअनुक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृश्यता का नियम है, सहचरात्मक रूपांतरण का नियम है। 3 ऐसे प्रश्न इसमें ये पूरा इसका ये है। तो इसमें मान लीजिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो मान लीजिए जैसे आपसे पूछ लिया गया थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम नहीं है या है, दोनों कर सकता है। अगर नहीं है तो एक आध ठो इसमें से दे देगा, दोनों मिक्स करके पूछ लेगा कि है कौन नहीं है। तो उसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अगर अच्छे से नियम याद रहेगा, 3 इनके प्रमुख नियम हैं, 5 गौण नियम है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है उस तथ्य को पहचान करके टिक लगा सकते हैं। तो आते हैं हम इनके पहले नियम पर, अभ्यास का नियम। बहुत शॉर्टकट में देखेंगे, बहुत शॉर्टकट में, चूंकि सिलेबस बहुत लंबा, एक एक नियम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्टकट में मेन तथ्यों की चर्चा यहाँ जो है हम करेंगे। अब जो है अभ्यास का नियम आते हैं। इनका जो है एक तो सूत्र रट लीजिए, यसार बांड पे पूरी थ्योरी इनकी क्या है, आधारित है, स्टिमुलस और रिस्पांस पे, उद्दीपन और अनुक्रिया पे आधारित है। अब क्या ये कहते हैं इस नियम में, अभ्यास के नियम में, अभ्यास सीधा मतलब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का नियम। अब इसमें अभ्यास का ही महत्व रहेगा। ये कहते हैं कि यसार बांड अगर अभ्यास किया जाएगा बराबर, किसी चीज में अगर बराबर अभ्यास किया जाएगा तो ये बंधन क्या होगा, मजबूत होगा। किसमें, अभ्यास में। अभ्यास अगर किया जाएगा तो ये अभ्यास किए जाने पर ये क्या होगा, मजबूत होगा। क्या होगा, मजबूत होगा। अगर मान लीजिए अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास अगर नहीं करेंगे, इस बांड में क्या आएगी, शिथिलता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, शिथिलता, शिथिलता आ जाएगी इस बांड में। अभ्यास करेंगे तो मजबूती आएगी और वैसे नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगी, शिथिलता। इसका व्यवहारिक रूप से लेते हैं, जैसे हम ही आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ विषय वस्तु को हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में वो क्या हो जाता है, हमारी स्मृति में बराबर वो चीज़ बनी रहती है। लेकिन अगर हम जो है अभ्यास नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कोई विषय वस्तु पढ़ना, तो उसमें क्या होता है, यसार बांड कमज़ोर हो जाता है, अर्थात जो है हमारी विस्मृति, जो चीज़ हम पढ़े वो क्या होता है, वो फॉरगेटिंग, भूल जाते हैं हम कुछ ही दिनों में। तो वही कहने का मतलब है एकदम व्यवहारिक रूप से, अगर हम अभ्यास करेंगे तो यसार बांड मजबूत होगा, नहीं करेंगे तो बांड क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो हम विस्मृति हमारे अंदर आ जाएगी या किसी के अंदर आ जाएगी। जैसे गणित है, विज्ञान है, तमाम भाषाएं, अगर उसको हमको सीखना है तो बार बार हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या है, जैसे टंकड़ है, कंप्यूटर है, गाड़ी चलाना है, साइकिल चलाना है, तो ये सब हम अगर बराबर सीखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। इसी में जैसे अभी देखे होंगे क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर आते हैं खेलने, लेकिन वो क्या होता है, क्रिकेट साल के 12 महीने वो खेल रहे हैं, लेकिन तब भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल मैच है या घरेलू मैच है तो उसके पहले अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज, ताकि प्रदर्शन उनका बना रहे। तो वही चीज़ इसमें कहने का पूरा समझाया गया है थॉर्नडाइक द्वारा। इसके 2 जो है उपनियम भी हैं, 2 नियम उपनियम भी हैं। एक जो है प्रयोग का नियम जो है, दूसरा अनुप्रयोग का नियम। इसके 2 उपनियम हैं, जानते रहिए। ये भी प्रयोग का नियम और जो है अनुप्रयोग का नियम। तो इसके जो है 2 पार्ट हैं, दोनों जानते रहिए। मेन यही है कि एक्सरसाइज से जो है मजबूत होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कमज़ोर होगा, शिथिलता आएगी, जिसमें जो है विषय वस्तु को विस्मृति हो जाएगी। इसलिए बार बार इसको कोई चीज़ स्मृति में रखने के लिए वो चीज़ हमको याद करना चाहिए। प्रयोग और अनुप्रयोग 2 इसमें क्या हैं, उपनियम इसके हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद और कौन सा चर्चा करेंगे, अगला जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि यसार बांड, इसमें चाहे प्रयोग या अनुप्रयोग है या इसी को जो है उपयोग भी कह दिया जाता है, कन्फ्यूजन ना रहे कि प्रयोग उपयोग क्या है। तो ये जो है आपके समझ में आ गया होगा। अगला कौन सा है, प्रभाव का नियम है। कौन सा है, प्रभाव का नियम है। दूसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या है कि प्रभाव के नियम में फिर वही आप याद रखिए, यसार बांड, यसार बांड एकदम रट लीजिए। एक उद्दीपन और जो है अनुक्रिया के मध्य बंधन है। बंधन मजबूत होगा तो अच्छा है, कमज़ोर होगा तो बुरा है। तो इसमें प्रभाव का नियम में कहते हैं
कि जैसे एस आर बांड जब बन जाता है, ए बांड जब बन जाएगा उसके तुरंत बाद, जब ए बांड बन जाएगा उसके तुरंत बाद अगर कोई संतोषप्रद परिस्थिति उत्पन्न की जाती है तो ये बांड क्या होगा, और मजबूत होगा। इसके बनने के बाद कोई संतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी तो क्या होगा, ये बांड मजबूत होगा। क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन अगर इसके बनने के तुरंत बाद कोई असंतोषजनक परिस्थिति बनती, असंतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, असंतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न की जाती है तो बांड क्या होगा, एक कमजोर होगा। कमजोर होगा। दो स्थितियां हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे एसआर बांड बन गया, अगर उसके तुरंत बाद हम जो है अगर कोई भी संतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न करेंगे तो ये बांड और मजबूत होगा, अर्थात सीखने अधिगम की प्रक्रिया और तीव्र गति से होगी। लेकिन अगर जो है कोई असंतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न करेंगे तो बांड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी हो जाएगी। ये बात हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब जो है जो व्यवहारिक, इसका दो उदाहरण आता है, व्यवहारिक पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड इसके जो व्यवहारिक उदाहरण आ जाते हैं, अर्थात जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात आ जाती है। अब देखिए थॉर्नडाइक कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एसआर के बाद तुरंत संतोषजनक परिस्थिति होगी तो मजबूत होगा। अब हम क्या करेंगे कि एसआर बांड जैसे ये संतोषजनक परिस्थिति के लिए क्या कहा गया कि जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो किसी बच्चे को जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा काम किया तो उसको हम जो है मान लीजिए अगर पुरस्कार दे रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं उसके काम को, उसके पठन पाठन को पुरस्कार देंगे तो ये बांड और मजबूत हो जाए। चूँकि संतोषजनक परिस्थिति है, बांड मजबूत हो जाएगा पुरस्कार से। वैसे भी हम देखें जब कक्षाओं में पढ़ाते हैं किसी बच्चे को पुरस्कार दें या जो है शाबाशी दें या अन्य कोई पुनर्बलन दें तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा और उत्साहित होता है। जाहिर सी बात है कि बांड जो है मजबूत होगा निश्चित रूप से। अब अगले पे आते हैं दंड पे। दंड है जैसे कोई बच्चा मान लीजिए पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है या कोई अन्य अपना रहा है काम, तो उसके लिए क्या करते हैं, पनिश करते हैं बच्चे को। तो दंड के बाद थॉर्नडाइक कहते हैं कि एसआर बांड क्या हो जाएगा, असंतोषजनक परिस्थिति। दंड क्या है, किसका प्रतीक है, असंतोष का, भाई उसको कष्ट होगा तो परिस्थिति क्या होगी, बांड इसका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन बाद में थॉर्नडाइक अपने नियम में संशोधन करते हैं और कहते हैं कि पुरस्कार से तो एसआर बांड मजबूत होगा लेकिन दंड से कमजोर होगा, ये कोई निश्चित रूल नहीं है। इसी में बाद में इसीलिए इनके सिद्धांत को प्रभाव नियम का संक्षेपण, इसी संशोधन को क्या किया, प्रभाव नियम का संक्षेपण, प्रभाव नियम का संक्षेपण या इसी को कह दिया गया संक्षेपित प्रभाव का नियम, संक्षेपित प्रभाव का नियम। तो इसके दो नाम भी हैं, ये भी याद रखिए, हो सकता है पूछ ले यही। तो ये कहने का मतलब है, एक फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए। थॉर्नडाइक कहते हैं कि एसआर बांड के बाद बनने के बाद अगर कोई संतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न की जाती है तो बांड और मजबूत हो जाएगा। अगर कोई असंतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो कमजोर हो जाएगा। दो व्यवहारिक उदाहरण इन्होंने बताया या लिया गया, पुरस्कार और दंड। पुरस्कार क्या है, संतोषजनक परिस्थिति, अच्छा है, रिवार्ड है, बच्चे प्रोत्साहित होंगे तो बांड मजबूत हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया और तीव्र होगी। अगला क्या, असंतोषजनक परिस्थिति है, असंतोष परिस्थिति दंड है। दंड जब किसी बच्चे को दिया जाएगा तो क्या है, उसके लिए असंतोष है, कष्ट उसको होगा तो सीखने की प्रक्रिया, एसआर बांड कमजोर होगा और सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन बाद में थॉर्नडाइक इसका जो है खंडन करते हैं और कहते हैं कि दंड से बांड कमजोर होगा, कोई निश्चित नियम नहीं है। इसी को क्या कह दिएगा, प्रभाव नियम का संक्षेपण या संक्षेपित प्रभाव का नियम, इसको कह दिया गया। उम्मीद करता हूं कि ये दो थ्योरी जो है समझ में आ गई होगी। अब अगला क्या है, अगले की बात करते हैं। अगला इनका सिद्धांत कौन सा है, तत्परता का नियम, जिसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। तत्परता या तैयारी, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ रीडनेस, इसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम
या इसी को क्या कह दिया गया, तैयारी का नियम। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा उससे, इसमें क्या होता है कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि जैसे अभी एएसआर की बात हम नहीं करेंगे, इसमें थॉर्नडाइक कहते हैं जो स्नायु हैं और संवहन इकाइयां हैं, स्नायु और संवहन इकाइयां, उनके मध्य संबंध की चर्चा करते हैं। स्नायु और संवहन इकाइयों के मध्य एक शारीरिक क्रिया की बात इसमें होती है। जैसे न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र है शरीर के अंदर, तो इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और विभिन्न अंगों के, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन तथा इसके संपर्क अंग जो हैं, न्यूरॉन और इसके संपर्क अंग, न्यूरॉन तथा इसके संपर्क अंगों के मध्य विशिष्ट समुच्चय वाली संवहन इकाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। संवहन इकाइयों किसके मध्य, न्यूरॉन तथा इसके संपर्क अंगों के मध्य क्या है, संवहन इकाइयों का निर्माण होता है। या इसी को अंग्रेजी में क्या कह दिया जाता है, कंडक्शन यूनिट। क्या कह दिया जाता है, कंडक्शन यूनिट इसी को कह दिया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तत्परता का नियम, तैयारी का नियम, ये जो है स्नायु तंत्र और पूरे शारीरिक संरचना के बारे में कहते हैं कि जैसे न्यूरॉन है और इसके संपर्क अंग के मध्य एक संवहन इकाई का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कंडक्शन यूनिट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब यही संवहन इकाइयाँ क्या होंगी, तत्परता को प्रदर्शित करेंगी। तत्परता को कैसे प्रदर्शित संवहन इकाइयाँ करती हैं, जैसे मान लीजिए कि जब संवहन इकाइयाँ प्रवाहित होंगी तो उनके अगर मान लीजिए तत्परता उनमें है तो सीखने में एएसआर बांड क्या होगा, यहाँ अगर सीखने में तत्परता वो प्रदर्शित कर रही हैं, उसमें रुचि उत्पन्न कर रही हैं, तो क्या होगा, ये सीखने का उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कष्टप्रद नहीं होगा। लेकिन अगर जो है संवहन इकाइयों की कार्य करने की जो प्रगति है वो असंतोषजनक होगी, अगर होगी, या इसी को कह दे कष्टप्रद अगर होगी तो क्या होगा, सीखने में इनको जो है बहुत दिक्कत होगी, कोई रुचि नहीं होगी। छात्र या व्यक्ति के बारे में है तो संवहन इकाइयों का प्रवाह जो है तत्परता को प्रदर्शित कर सकता है, अतत्परता को प्रदर्शित कर सकता है, अर्थात संतोषजनक भी प्रदर्शित कर सकता है, असंतोषजनक। जब उसको संवहन इकाइयों के प्रवाह में कष्ट का अनुभव होगा, कष्ट होगा, तो क्या होगा, सीखने की क्षमता कम होगी, एएसआर बांड कमजोर होगा। लेकिन जब संवहन इकाइयों प्रवाह जो है तेजी से होगा तो क्या होगा, उसको संतोष मिलेगा ना, आराम का अनुभव होगा, तो सीखने में आसानी रहेगी। इसीलिए इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसकी रुचि नहीं है, तो पहले हम एक पढ़ाई का माहौल क्रिएट करें, बनाएं कि कैसे हम उसको पढ़ाएंगे, तब बच्चे को हम जो है शिक्षा देंगे तो वो ग्रहण करेगा। जैसे इसके लिए क्या अपनाया जा सकता है, बच्चा कुछ अगर जान रहा है, जानेगा ही, तो पिछले ज्ञान से अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है हम पढ़ाई करा सकते हैं, सरल से कठिन की ओर पढ़ाई करा सकते हैं। तो इसका जो है क्या है, एक शैक्षिक निहितार्थ है। तो ये 3 नियम हो गए, इनके जो है प्रमुख। अब गौण नियम की चर्चा करते हैं। गौण नियम का ऐसे चर्चा कर लेंगे, कोई विशेष तो नहीं है। गौण नियम की इनकी जो है जो 5, जैसे इसको याद रखिएगा कि कौन कौन है, मेन तो यही है। नियम के बारे में वैसे प्रश्न जो है अंदर से बहुत नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनका जो नियम जो है एकदम जानते रहिए कि कौन कौन नियम है। तो पहला जो है कौन नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम। कौन है इनका, बहु अनुक्रिया का नियम पहला है। इसको ऐसे सुनते चलिए, इसमें कुछ बहुत बताना नहीं है।
देखिए प्राणी सीखने में वही अनुक्रिया तब तक करता रहता, कोई भी प्राणी हो अनुक्रिया तब तक लगातार करता रहता है जब तक कि वो उस चीज़ को सीख न ले। अर्थात इसी को क्या कह दिया गया, बहु अनुक्रिया का नियम। बहुत अनुक्रियाएं करेगा जब तक कि वो उस चीज़ को सीख न ले, अनुक्रियाएं करता रहेगा। दूसरा क्या है, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम क्या है, जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति की जिसमें साइकोलॉजी होगी, मनोवृत्ति जिसमें लगेगी उस चीज़ को वो सीख पाएगा, अन्यथा उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो मनोवृत्ति जो है लगना किसी चीज़ में, मन का लगना, मन की वृत्ति का लगना क्या होगा, तभी वो सीख पाएगा, नहीं तो क्या करेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो अगला नियम क्या है इसमें, आंशिक क्रिया का नियम है। आंशिक क्रिया का नियम क्या है इसमें जो है कि आंशिक क्रिया का नियम सुसंगत तथा, इसमें सुसंगत और असंगत, रिलीवेंट और इनरिलीवेंट की बात आएगी। अर्थात कौन सा है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। इसमें जैसे सुसंगत, दो तरीके के तत्व आते हैं, सुसंगत तथा असंगत। सुसंगत असंगत, तो प्राणी इसमें केवल जो है सुसंगत तत्वों के प्रति क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उसी चीज़ को सीखेगा। इनरिलेवेंट जो चीज़ है, जैसे रिलेवेंट और इनरिलेवेंट, इनरिलेवेंट के बीच में प्रतिक्रिया नहीं करेगा, केवल रिलेवेंट के प्रतिक्रिया करेगा और उसी को क्या करेगा, सीखेगा। चौथा क्या है, सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का मतलब जान रहे हैं, रीजनिंग में भी आता है। सादृश्यता का नियम, प्राणी उसी प्रकार की अनुक्रिया वर्तमान की परिस्थितियों में कैसा करता है जैसे कि उसी परिस्थिति में उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं वो पहले कर चुका है। तो सादृश्यता का नियम यही है कि अनुक्रिया, जैसे प्राणी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया वर्तमान में करेगा जिस प्रकार की उस परिस्थिति में पहले भी वो प्रतिक्रिया कर चुका है। पांचवा है इसमें, पांचवा सहचारात्मक रूपांतरण का, सहचारात्मक जो है रूपांतरण का नियम है। सहचरात्मक, सहचर्यात्मक, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इसमें क्या है, सहचरात्मक रूपांतरण का नियम कि प्राणी से संवेदनशील परिस्थितियों में उसी प्रकार की प्रतिक्रिया कराई जा सकती है जो पहले वो करता था, तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा जो संवेदनशील परिस्थिति में पहले कर चुका है। सहचरात्मक रूपांतरण का नियम कहलाता है। इसका एक और सिद्धांत के रूप में भी इंगित करता, अनुबंधित नियम के प्रति जिसको कह सकते हैं, या अनुबंधन का सिद्धांत जिसको कह सकते हैं, उसकी तरफ इशारा करता है। किसका, अनुबंधन के सिद्धांत के प्रति इशारा जो है करता, अनुबंधन के सिद्धांत के प्रति। तो ये जो है 5 जो है थॉर्नडाइक के जो है नियम हैं। 3 जो है प्रमुख नियम है, 5 गौण नियम है। गौण नियम में केवल नाम याद रखना है, कोई बहुत ही जरूरी नहीं है कि इससे क्या संबंधित है, लेकिन प्रमुख जो 3 नियम है इनको एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। गौण नियम में केवल आपको नाम भर याद रहे तो चल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है इनका जो है तमाम प्रकार की जो आलोचना हुई जो है बाद में, जैसे ये थ्योरी, इनसाइड थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, उनके बीच हुआ। फिर इसमें जो है इनका कुछ लेके जैसे शैक्षिक निहितार्थ इसका क्या है, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं जो इररिलेवेंट चीज़ें मुझे लग रही, तो उसमें बहुत चर्चा परिचर्चा का विषय नहीं है। तो इतना जो है आप लोग पढ़िएगा। फिर जो है वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।